ओम शांति। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। पार्वती दीदी का संकल्प था और अभी टेक्नोलॉजी का समय ऐसा आ गया है कि भले साकार में न भी पहुंच पाए लेकिन इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी सबसे मिलना हो पाता है। तो दीदी आपका भी थैंक्स। जैसे दीदी कह ही रहे थे, इस समय बहुत बदलता जा रहा है और हम सब भी उस बदलते समय को महसूस कर रहे हैं। पिछला जो 1 या 1.5 साल था, वो सभी ने महसूस किया कि हर एक के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बहुत सारे अचानक पेपर जो हमने सोचा नहीं था, बहुत सारे सिचुएशंस, चैलेंजेस हमारे सामने आए। भले हर एक के चैलेंजेस अलग अलग थे। किसी के सामने धन का पेपर आया, किसी के सामने जॉब का पेपर आया, किसी की जॉब छूट गई, किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ, किसी के सामने बीमारी का पेपर आया, किसी के नजदीकी संबंधी ने शरीर छोड़ दिया। किसी को अगर इस प्रकार से डायरेक्ट कोई पेपर नहीं आया, तो भी विश्व का जो वायुमंडल था, उसकी जो एनर्जी थी, उसका प्रभाव तो हर एक के ऊपर ही थोड़ा बहुत पड़ा। तो हर एक के लिए कहेंगे कि जो समय था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, थोड़ा कहेंगे कि डिफिकल्ट था। और ऐसे समय पर फिर से ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ऐसे समय के लिए तैयार थे? क्योंकि परिस्थिति जीवन में हमेशा अचानक आती है, कभी भी बता करके नहीं आती है, अचानक आती है। क्या हम उस अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? या जब परिस्थिति आती है तो हम बिल्कुल हलचल में आ जाते हैं? क्या हम उसका सामना करने के लिए, उसमें सहन करने के लिए जो भी शक्ति की आवश्यकता है, अभी हर एक बार चेक करना है कि इन सारे के बीच में मेरी शक्ति थी कि मन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है कि सब कह रहे हैं फिर से सब कुछ ठीक होता जा रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है। हर स्टेट में सब कुछ अनलॉक की विधियां शुरू हो गई हैं, बाहर सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। क्या हम नॉर्मल हैं? ऐसा तो नहीं है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम अंदर से अभी भी दर्द में है, दुख में है। बहुत सारे जख्म ऐसे लग गए हैं जो अभी तक हील ही नहीं हुए हैं, और बाहर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और अगर हम ठीक नहीं है और फिर अचानक अगर कोई बात आ गई, तो हम उसका सामना कर सकेंगे क्या? इसलिए ये समय ऐसा है कि हर एक ने रियलाइज किया है कि अब हमें अपनी मनोस्थिति को शक्तिशाली बनाना, आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है कि कोई भी बात आए, हम उसका सामना कर सके, उसमें ऊपर नीचे न हो। आप देखिए, भले संसार में ये बहुत बड़ी सीन आई, पर ये एक बहुत अच्छी चीज हमें सिखा करके गई है। ये हमें ये सिखा करके गई है कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। कोरोना जब आया, तो कोई भी कुछ नहीं कर सका कि वो चला जाए। चाहे वो साइंटिस्ट थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो धर्म स्थापक थे। एक वायरस, एक छोटा सा वायरस आया, लेकिन किसी का भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। पर सबने देखो एक चीज क्या करी, ये सीखने की बात है कि वहां से ध्यान हटाकर ध्यान अपने ऊपर लेकर के आए कि ये वायरस तो है, पता नहीं कब जाएगा, 6 महीने में जाएगा, 1 साल में जाएगा, 1.5 साल में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, पता नहीं, हमें नहीं पता। उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन फटाफट सबका ध्यान किस पर आ गया? अच्छा, अब हमें अपने को इसमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। और हमने प्रोटेक्शन की सारी मेहनत करनी शुरू कर दी। हमने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, हमने सैनिटाइज करना शुरू किया, थोड़े थोड़े समय में हाथ धोना शुरू किया। इतना प्रोटेक्शन काम नहीं आया तो हमने लॉकडाउन्स किए। उसके बाद जहाँ हॉस्पिटल में जगह बढ़ानी थी, आइसोलेशन वार्ड्स बढ़ाने थे, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो जो चाहिए था, हम वो प्रिपरेशन करते गए। और हम उस प्रिपरेशन तक भी आ गए कि चलो, अभी सबको वैक्सीन लगानी है, और वैक्सीन के बाद हमारी सेफ्टी है। हमारा सारा अटेंशन प्रिपरेशन पे गया। किसको प्रिपेयर करने में? अपने को प्रोटेक्ट करने में। जो जितना ज्यादा उससे ससेप्टेबल था, जैसे डॉक्टर्स जो सबसे ज्यादा उस चीज के कांटेक्ट में आ रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ली। उन्होंने प्रोटेक्शन सूट भी पहना। वैक्सीनेशन आई तो पहले हमने कहा नहीं, हेल्थ वर्कर्स को लगानी चाहिए, माना।
हमने परिस्थिति के बारे में बहुत चिंतन नहीं किया। हमने फटाफट ध्यान देना शुरू किया कि इस परिस्थिति में मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकूं। एक थी फिजिकल हेल्थ, हम सब ने किया। हम सब इसके आदती नहीं थे, लेकिन हमने फटाफट वो चेंज लेकर आया। हमें से कोई मास्क पहनने की आदती थोड़ी ना था, लेकिन कितना भी अनकंफर्टेबल था हमने पहना। हम कोई बार बार इतना हाथ थोड़ी ना धोते थे, फिर भी हमने धोया। खाने पीने में हमने कितना चेंज कर दिया। कोई काढ़ा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एवरीथिंग वाज न्यू फॉर अस। ये कोई हमारा रूटीन नहीं था, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं था। लेकिन बाहर की परिस्थिति चेंज होते ही हमने इस सब को एक्सेप्ट करके नॉर्मल बना दिया। अभी हमारे लिए नॉर्मल है। हमें से शायद ही कोई घर से बाहर निकलते समय मास्क भूलता होगा। एक भी नहीं, हम डबल डबल मास्क पहनते हैं, डबल प्रोटेक्शन। अब जैसे हमने फिजिकल लेवल पर डबल डबल प्रोटेक्शन करी, और आज ऐसा समय आ गया है कि धीरे धीरे हम उसके ऊपर जीत प्राप्त करते जा रहे हैं, उस बीमारी के ऊपर जीत प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे क्या हमने अपने को इमोशनली प्रोटेक्ट किया है? अब इमोशनली प्रोटेक्ट करना क्या होता है? जैसे ये वायरस बाहर आया, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे पेपर आए, चैलेंजेस आए। कुछ एक सीन्स को हम देखते हैं, हमारे साथ हुआ या किसी के साथ हुआ, उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी उस समय पर मनोस्थिति कैसी थी। एक जो पेपर बहुतों के सामने आया, कॉमन, कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जैसे ही ये सीन हुई, तो कईयों को जॉब अपनी खो गई, जॉब छूट गई, जॉब में आधी सैलरी मिलने लगी, या किसी न किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस सबको बेयर करना पड़ा। अब उस समय पर हमारी मनोस्थिति क्या थी? हम सब जॉब के बारे में सोचने लगे। क्या होगा? मेरी नौकरी छूट गई, मेरे परिवार का क्या होगा? दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? खर्चा कैसे चलेगा? और हम कहेंगे ये सारे थॉट्स नेचुरल है ना, किसी की नौकरी जाएंगी तो ये संकल्प तो आएगा ना, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि ये एक एक संकल्प जो हम कर रहे हैं, ये हमारी शक्ति को घटाता है, क्योंकि इन संकल्पों की क्वालिटी नेगेटिव है। क्या, क्यों, कैसे के जो संकल्प है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जिनका कोई आंसर अभी तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन करने से हमारी सोल पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जब सोल पावर कम होने लगती है, विल पावर कम होने लगती है, हम अंदर से और कमजोर होने लगते हैं, तो देखा गया कि धीरे धीरे कई सारे लोग फिर डिप्रेशन में जाने लगे। यहाँ तक कि WHO ने इस बार बताया कि डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि हर 4 में से 1 जने को डिप्रेशन है। आप सोचो, ये एक बीमारी है जो इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि हर 4 में से 1 को डिप्रेशन होने लगा। अब डिप्रेशन क्या है? एक परिस्थिति आई, उसका सामना हम नहीं कर पाए, हमारे मन में गलत चिंतन चलने लगा, इतना चलने लगा, इतना ज्यादा कि वो साइकिल टूटी नहीं। सो रहे हैं तो भी व्यर्थ, उठ रहे हैं तो भी व्यर्थ, सारा दिन व्यर्थ चलते चलते। उदासी क्या होती है? थोड़ा समय व्यर्थ चला, फिर सीन चेंज हो गई, फिर हमारी स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन होता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस। सीन तो चेंज हो नहीं रही है, लेकिन वो उदासी अंदर ही अंदर बढ़ते 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 ऐसी हालत हो जाती है कि फिर नींद नहीं आती, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, सुसाइडल थॉट्स भी कईयों को आने लग जाते हैं। ऐसी हालत होने लगी। फिर जब हमारा मन इतना कमजोर हो जाएगा, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? नेचुरली हमारे तन पर पड़ेगा। वो नेगेटिव वाइब्रेशन हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगा। और कईयों में तो ऐसा भी देखा कि उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण और बहुत सारी बीमारी हो गई। क्योंकि ये भी तो बीमारी क्रिएट करते हैं ना, नेगेटिव वाइब्रेशन बॉडी को जाएगा, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट डिजीज, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगी। जिनको ये बीमारी थी, उनकी बीमारी थोड़ी सी एक्सेलरेट कर गई, तो उसका तन पर प्रभाव होने लगा, फिर उसका रिश्तों पर प्रभाव दिखाई देने लगा। एक व्यक्ति घर में अगर इतना उदास होगा, तो उसके वाइब्रेशन से वायुमंडल भी हैवी होने लगता है। उस वायुमंडल में जो और हमारे परिवार वाले होते हैं, उनकी मनोस्थिति भी खराब होने लगती है। तो एक प्रॉब्लम का अगर हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं थी,
तो वो प्रॉब्लम 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 क्रिएट होती चली जाती है। डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, रिश्तों की प्रॉब्लम, वायुमंडल की प्रॉब्लम, वो हमने क्रिएट करी, क्योंकि एक बात को सामना करने की हमारे पास ताकत नहीं थी। अब इस बदलते समय में ये जो पेपर हमारे समय आया, क्या हमारी मनोस्थिति हो सकती थी? क्या हमारे पास कोई दूसरी चॉइस थी उस समय? ये बार-बार अपने से पूछना है, क्या मैं कुछ और सोच सकता था? क्योंकि आखिर तो मेरा मन है ना, जैसा मैं सोचूँगा, वैसा मैं महसूस करूँगा। जैसा मैं महसूस करूँगा, वैसे मेरे संस्कार बनेंगे, वैसे मेरे कर्म होंगे, वैसी मेरी तकदीर बनेगी। हमारा मन मंदिर की तरह है, हम कैसे इसमें गलत सोच सकते हैं? गलत सोचते हैं, फिर गलत होता है, फिर हम कहते हैं मेरे साथ ही बार-बार गलत क्यों होता है? पर हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि गलत सोचने से मेरे साथ जीवन में बहुत गलत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी जॉब छूट गई, उन्होंने अपने को पूछा, अच्छा, अब ये जॉब छूट गई है, अब अगला मुझे क्या करना है? सिर्फ एक सवाल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट राइट मूव? अगला मुझे क्या करना है? मेरे कंट्रोल में क्या है? और मैंने कई लोगों को देखा जो बहुत ऊँचे स्वमान में थे। कोई फ़िल्म के डायरेक्टर्स भी थे, कोई बहुत सीनियर पोज़ीशन वाले भी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी जो मेरे पास ऑप्शन है, कोरियर करने का है, डिलीवरी करने का है, ऑटो चलाने का है, वेजिटेबल शॉप खोलने का है। माना इतनी उनकी ह्यूमिलिटी थी, इतना उनका ऊँचा स्वमान था, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने फटाफट स्विच कर लिया। उनकी सैलरी आधी से भी कम हो गई थी। लेकिन क्योंकि उनका स्वमान बहुत था, वो उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं गए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पहले अपनी स्वस्थिति का ध्यान दिया। स्वस्थिति, हम कहते हैं सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार को सँभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धन कमाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेवारी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी माना एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। जब परिस्थिति आती है, तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स कैसा था? हमने कैसे उस परिस्थिति का सामना किया? अब सब कुछ सँभालने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या स्टेबल रहने की, खुश रहने की, काम रहने की, जब चैलेंजिंग समय है, वो हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। उस समय हमें क्यों भूल जाता है कि इसका प्रभाव भी मेरे परिवार पर पड़ता होगा। और कइयों ने फटाफट जो मिला, वो करना शुरू किया। भले उतना धन नहीं आया, लेकिन जितना भी आया, उससे उन्होंने कहा चलो हमारा रोज़ का तो चले, फाइनेंशियल क्राइसिस में तो हम नहीं जाएँ। कहने का भाव है, एक है अटेंशन अपने ऊपर लेकर आना, मुझे क्या करना है? और दूसरा है परिस्थिति का चिंतन करते रहना। परिस्थिति के चिंतन करने से क्या होगा? परिस्थिति के चिंतन करने से तो परिस्थिति नहीं बदलती है। जैसे वहां पर कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने, हॉस्पिटल्स ने, रिसर्चर्स ने, मेडिकल फील्ड ने, सबने कैसे प्रिपेयर करना। ऐसे क्या हमने अपने को एम्पावर करा कि ठीक है, बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं तो अपने कंट्रोल में रहूं। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरा व्यवहार, मुझे क्या डिसीजन लेना है, वो तो मेरे कंट्रोल में हो ना। तो पहली चीज, ये बहुत बड़ी बात है, ये जीवन की हर सीन में हमें याद रखनी है। इस सिचुएशन इज नॉट इन माई कंट्रोल। परिस्थिति, देखो शब्द ही क्या है, परिस्थिति पर, माना जो चीज आती ही बाहर से है, उसके ऊपर कैसे हमारा कंट्रोल होगा। दूसरा है स्वस्थिति, स्व, स्व को कैसे रिस्पॉन्स देना है, स्व को क्या सोचना है। ऐसे कई प्रकार के पेपर सबके सामने आए। दूसरा एक पेपर जो आया कि कई बीमार हो गए, कईयों को था नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे कोविड हो सकता है। अब मानो हो गया, हो गया, हो सकता है ना। हम बैठ बैठ कर ये सोचते नहीं है कि मुझे हो जाए, मुझे हो जाए। हम ध्यान भी रखते हैं, हम प्रिकॉशन भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज फैली हुई है तो हो सकता है कि मुझे भी हो सकता है। अब हर समय तो हमें सही सोचना है कि मुझे नहीं होगा, लेकिन अगर 1% मुझे हो गया तो एक्सेप्ट, ठीक है हो गया, अब क्या करना। उसमें अगर हम ये सोचते रहते हैं कि मुझे कैसे हो गया, मैं कैसे ठीक होऊंगा, अगर मेरा केस भी उतना बिगड़ गया, अगर मैं भी ना रहा, मन बहुत फास्ट सोचता है, बहुत ज्यादा गलत सोचना शुरू कर देता है। अब इतना अगर गलत सोचेगा
तो जो थोड़ी-सी बीमारी थी, वो आप ही बताओ वो थोड़ी क्या हो जाएँगी? वो इतनी सी बीमारी बढ़ जाती है। कई सारे डॉक्टर्स ने शेयर किया कि हमें लगता था कि ये रिकवर हो जाएँगे, पर उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, उन्होंने होप छोड़ दी। अब हिम्मत छोड़ना, होप छोड़ना क्या है? एक अंदर में है, नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे ठीक होना ही है, मुझे अपने परिवार के लिए ठीक होना ही है और मन भी अपने को स्वस्थ देखता जा रहा है। तो मेरा वाइब्रेशन, अनेकों की दुआएँ, वो मेरी बॉडी को हील करती है। कहते भी ना हील थायसेल्फ। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट दे सकता है ना, उसके बाद तो हमें अपनी हीलिंग करनी होती है। अगर कोई होप छोड़ दे, अगर कोई हिम्मत छोड़ दे, बेस्ट ट्रीटमेंट भी होगा, लेकिन रिकवरी नहीं होती है। हमारे संकल्प, हमारी भावनाएँ उस रिकवरी को बीच में रोक देती हैं और फिर जब वो बीच में रिकवरी छूट जाती है, तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो कितनी भी बड़ी सीन हो, पहला स्टेप होता है उसको एक्सेप्ट करना। अब ये हो गया ना एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ राइट है। एक्सेप्टेंस का मतलब है ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मैं इसका एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये चीज़ मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है। फिज़िकली जब बीमारी होती है, तो कई बार ये कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, पेन इज़ कंपल्सरी, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। पेन कंपल्सरी है। फिज़िकल बीमारी हुई है, तो दर्द तो होगा, शरीर में कहीं न कहीं दर्द होगा, लेकिन सफरिंग, भोगना, वो मन के संकल्पों से होती है। जब हम गलत सोचते हैं, तो वो दर्द भी, फिज़िकल दर्द भी और अंदर ही अंदर भोगना भी होती है। इसलिए कितनी भी बड़ी बीमारी हो, यहाँ तक कि अभी पिछले 2 महीनों में तो ऐसा भी पेपर किसी-किसी के सामने आया कि हमारे बहुत नज़दीक वालों ने शरीर छोड़ा। बहुत, हर एक के फैमिली में ज़्यादातर कोई ना कोई एक ऐसा है, जिसने अचानक शरीर छोड़ा। हमें विश्वास ही नहीं होता अभी तक। उस समय पर भी हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए? पेपर बहुत बड़ा है, लेकिन उस पेपर को पार करने के लिए यहाँ क्या सोचें? अगर ऐसा भी कोई पेपर हमारे सामने आ गया कि जिनसे हमें बहुत प्यार था, उनका पाठ पूरा हुआ है और वो आगे चले गए हैं, तो भी अपने को बार-बार याद दिलाएँ कि जो चेंज हुआ है, वो उनका ड्रेस और एड्रेस है। हम सब कहते हैं ना जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग, हम समझते हैं कि हमें शरीर से ज़्यादा है, वरना ये आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर को चलाती है। जब हम कहते हैं कोई मर गया का मतलब क्या है? इसकी अर्थी जा रही है, वरना जो इस रथ को चलाने वाला रथी था, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति थी, जिस शक्ति ने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, बस ये कॉस्ट्यूम छूटा है, ड्रेस चेंज हो गई है, उस आत्मा ने आगे जाकर एक नया कॉस्ट्यूम लिया है, एक नया एड्रेस है, नया ड्रेस है, नया एड्रेस है, लेकिन वो आत्मा नहीं मरती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा, ऊर्जा तो कभी विनाश होती नहीं है। हाँ, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन हो गई, आगे चली गई, अपनी जर्नी में आगे चली गई है। अब कोई जर्नी में आगे जाता है, जीवन पर भी कोई यात्रा पर जाता है। आज यहाँ से आपका बच्चा ही बाहर विदेश में पढ़ने जा रहा हो, आप कैसे उसको विदाई देते हैं? आप यही कहते हैं ना, आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, आप वहाँ पर खुश रहें, आपको हर प्रकार की सुविधाएँ मिले, आप वहाँ पर ठीक रहना। वहाँ से भी अगर उनका फ़ोन आ जाता है ना और वो कहें आप कैसे हैं? और अगर हम थोड़े ठीक भी नहीं होंगे, तो भी हम कहेंगे नहीं-नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। हम उनको वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम कहते हैं अगर हम अपनी प्रॉब्लम उनको बताएँगे, तो उनका मन भी डिस्टर्ब होगा। तो हमारा उनसे इतना प्यार होता है कि हमें पता है वो वापस तो आ नहीं सकते, कुछ कर तो नहीं सकते। तो हम कहते हैं नहीं-नहीं सब कुछ ठीक है, आप भी वहाँ पर ठीक रहना। यही हमें अभी करना है। कोई भी है, हम पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, बहुत आत्माएँ आगे गई हैं। एक नई शुरुआत है उनकी। अगर हम बहुत रोते हैं और बार-बार ये कहते हैं, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारी जीवन कैसे चलेंगी? आपके बिना हम जिएँगे कैसे? मुझे तो जीने का अधिकार ही नहीं है। मुझे तो मर जाना चाहिए। इस प्रकार के अगर संकल्प चलते हैं, जो सारे संकल्प
वाइब्रेशन उनको पहुँचते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा शरीर से कनेक्शन कहाँ होता है? हमारा कनेक्शन तो आत्मा से ही होता है ना। अगर हमें किसी से बहुत प्यार होता है, हमें उसका वाइब्रेशन पिकअप हो जाता है कि नहीं हो जाता? आज आप देखो, एक माँ होती है, वो बच्चे को देखती है और बच्चे को देखते ही उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि क्लोज कनेक्शन है, उसके चेहरे के हाव भाव से ही उसका वाइब्रेशन पिक कर लेती है। तो ऐसे भले वो दूसरे कॉस्ट्यूम में है, इनफैक्ट अभी तो वो बहुत जल्दी वाइब्रेशन पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर मदर की वोम्ब में भी है, गर्भ में भी है, तो अभी उनके आगे के लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं है। अभी उनकी सारी अटैचमेंट पीछे से है। हमारा वाइब्रेशन जो है वो उनको पहुंचता है, वो हमारी बातें सुन सकते हैं। इसलिए अपने से एक बार पूछें, आज अचानक हमारा ही शरीर छूट जाए, तो हम कैसे चाहेंगे कि हमारे पीछे वाले कैसे हों? एक बार इमेजिन करें, क्योंकि अभी तो ऐसे है जैसे किसी का भी पता नहीं चलता है, जैसे अकाले मृत्यु कभी भी, आज बिल्कुल ठीक 4 दिन बाद सीन चेंज हो जाती है। पर अगर मैं जाता हूँ, तो अपने परिवार वालों को पीछे देखें, आप कैसे चाहेंगे वो पीछे हों? हमारे लिए रोएं या वो ठीक हो, अपने जीवन में आगे बढ़े, खुश रहें? हर एक जाने वाले की एक ही इच्छा होती है कि मेरे जाने के बाद पीछे वाले खुश रहे, संतुष्ट रहें। अगर हम खुश नहीं होते और बहुत दर्द में होते हैं, हमारा दर्द उनको पहुंचता है, हमारा दर्द उनको अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देता है। रोज उनके लिए संकल्प करें, हमने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, अब ये मनोस्थिति है, हमने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने जो हमें सिखाया वो हमारे जीवन के लिए जैसे गिफ्ट है, इसके आधार पर हमारा चरित्र है। हम दिल से आपको बार बार धन्यवाद करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा हिसाब किताब यहीं तक था, आपका पाठ यहीं तक था, अब आपकी एक नई शुरुआत है। हमारी शुभकामना है कि आपकी आगे की जर्नी बहुत सुंदर हो, आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप संबंधी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, जीवन की हर प्राप्ति आपको हो, ये हमारी शुभकामना है। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो ये वो जाने वाली आत्मा की हीलिंग करता है, क्योंकि वो भी तो अचानक चले गए ना, उनको भी चांस नहीं मिला कि वो गुड बाय कह पाए, हमें भी चांस नहीं मिला कि हम उनको गुड बाय कह पाए, लेकिन वो हमें अभी भी सुन सकते हैं। कुछ आपको कहना है, कोई राय लेनी है, साइलेंस में, लेकिन दर्द नहीं, वो हमें दर्द में नहीं देखना चाहते। आप देखो, कोई शरीर छोड़ता है, तो हम उसकी मन की शांति के लिए कितने रिचुअल्स करते हैं ना, कितने पाठ, पूजा, ब्राह्मण को खिलाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। कोविड के समय में कईयों को ये करने को भी नहीं मिला, बहुत सारे रिचुअल्स नहीं कर पाए, तो उनको मन में अंदर होता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तो उनको मन की शांति मिलेगी ना। कभी-कभी हम ये सारे रिचुअल्स करते-करते रोते जाते हैं, रो भी रहे होते हैं और रिचुअल्स भी कर रहे होते हैं। जब आत्मा चली जाती है, तो उसको यहाँ का फिजिकल कुछ नहीं पहुंचता है, जो पहुंचता है वो है वाइब्रेशन। हमने सारी विधि करी, लेकिन दर्द में करी, तो दर्द ही पहुंचेगा। और हम कोई भी विधि नहीं कर पाए, लेकिन हम ठीक हैं, रोज समय निकाल करके उनके लिए मेडिटेट करें, 5 मिनट भी। हम ठीक हैं, आप भी ठीक रहना, आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो, हम मैनेज कर लेंगे, जो आपने हमें दिया है उसमें हम आगे मैनेज कर लेंगे। उस आत्मा को फ्री करना है। कहने का भाव है, कितना भी बड़ा पेपर हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, चैलेंज को छोड़कर मुझे क्या करना है, मेरी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, मेरा रोल क्या होना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, अटेंशन अपने पर लेकर आना। लेकिन वो हम कर तभी पाते हैं जब हम अंदर से शक्तिशाली होते हैं। अगर हम अंदर से कमजोर होते हैं, तो फिर हम दर्द में चले जाते हैं। फिर हम दर्द में जाते हैं, तो हमारे आसपास भी जो लोग होंगे वो भी दर्द में जाना शुरू कर देते हैं। तो एक एक बात तो आज पक्की करेंगे, पक्की अंदर में, चाहे तो हम कहीं इसको लिख देंगे कि आगे भी जीवन में परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्वस्थिति हमारे कंट्रोल में है।
स्वस्थिति हमारे कंट्रोल में है, माना यहाँ जो सोचना है वो मेरी चॉइस है। यहाँ जो सोचना है, ये संकल्प अपने आप नहीं आते हैं, ये हम क्रिएट करते हैं। अगर ये अपने आप आते तो बहुत लोगों के सामने सेम परिस्थिति आई थी, लेकिन सबकी मनोस्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं डिप्रेशन में है, कहीं ठीक है, कहीं बहुत ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक अंदर में क्या सोच रहा है, उससे उसकी फीलिंग क्रिएट हो रही है। दूसरा, अब जब हम सब कुछ नॉर्मल होगा, हम वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, तो जैसे पहले लोग थे शायद वैसे आपको नहीं मिलेंगे। हर एक के जीवन में इतना कुछ हुआ है, और क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा है, तो उनकी जो मनोस्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है। वरना शायद उनके अंदर उतनी सहन शक्ति, उतनी संभालने की शक्ति अब शायद नहीं होगी। सब अंदर से अपने को वीक फील कर रहे हैं। ऐसे में हम औरों से बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जैसे परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ऐसे दूसरे लोगों का व्यवहार भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत लोग चीजों से गुजरे हैं, इसके अंदर से दर्द में है, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे। तो दर्द वाला तो फिर क्या करता है, दर्द ही दे बैठता है ना। अब वो दर्द कैसे दे बैठता है? छोटी सी बात होगी, गुस्सा कर देगा, निंदा कर देगा, नाराज हो जाएगा, सबके सामने कुछ गलत कह देगा। हम कहेंगे आप तो बहुत बदल गए हो, आप तो बहुत, आपने ऐसे कैसे मेरे साथ किया। तो हम दूसरों के व्यवहार से जल्दी जल्दी हर्ट होते जा रहे हैं। अब हमें ये समझना है, वो हमें हर्ट कर रहे हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि उनकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे कोई मुझे इतना ही कह देता है, कितना भी आपको समझाओ, आपको तो कोई बात समझ में आती नहीं है, कह देते हैं ना लोग आजकल। अब वो दर्द में है, तो उनकी टोन थोड़ी सी रफ हो जाती है, उनके कहने का तरीका थोड़ा सा हो जाता है। तो किसी ने कहा, कितना भी आपको समझाओ, आपको तो कोई बात समझ में आती नहीं है। ठीक है, एक लाइन उन्होंने कह दी, ठीक से नहीं कही, प्यार से कहनी चाहिए थी, लेकिन ये उनका पार्ट है। अब हम कहते हैं उन्होंने ऐसा बोला ना, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। तो हम अपने दुख का कारण उंगली किसी और पे रखते हैं। उन्होंने ऐसा बोला ना, उन्होंने ऐसा बोला ना। नहीं, उन्होंने जो बोला सो बोला। किस किस के बोल को चेंज करेंगे, किस किस की स्थिति को चेंज करेंगे। उन्होंने बोला, हमने उनकी बात को पकड़ा, पकड़ करके अपने मन में चलाया। ऐसे कैसे मेरे साथ बात कर सकते हैं, ऐसे तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। मैं इतना उनके लिए सब कुछ करती हूँ, कितना मैंने उनके लिए सहन किया, कॉम्प्रोमाइज किया, हर बात जो वो कहते हैं उनके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। फिर भी ये मुझे कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे बात करते हैं। अब उनकी एक लाइन हमने पकड़ ली, उसका चिंतन करना शुरू किया, और वो जो व्यर्थ चिंतन है, उसने अंदर में दुख क्रिएट किया। परमात्मा कहता है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। ना हमें किसी को, और इसमें हम क्या, हम दुख देते तो नहीं है जल्दी से, हम ध्यान रखते हैं अपने ऊपर, पर हम ले लेते हैं। देना माना हमें भी कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि किसी को दुख पहुंचे, पर हमें लेना भी नहीं है। कोई अगर दे भी रहा है, कुछ बोल भी रहा है, हमें स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करना माना उसको एक्सेप्ट करना, फिर उसका चिंतन अपने मन में चलाना। अब एक लाइन है, जैसे एक खरोच होती है। अब आप खरोच पे खरोच, खरोच पे खरोच मारते जाओ तो वो जख्म बन जाएगा। अब जख्म तो फिर ऐसा होता है कि उसको टच भी करो तो दर्द होगा। फिर ऐसा ही तो होता है, छोटी छोटी बातों में हम इतने हर्ट हो गए होते हैं, हमने वो बातें पास की इतनी पकड़ के रखी होती है, फिर तो सामने वाले को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। वो जरा सा हमें ऐसे देखते भी हैं तो हम कहते हैं ऐसे क्यों देखा। वो जरा सा कोई लाइन भी कह देते हैं, हम कहते हैं ऐसे क्यों बोला। हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि किसी की जरा जरा सी बात, जरा सी लाइन, जरा सा देखने का तरीका भी हमें प्रवोक कर देता है। ये बहुत कमजोर स्थिति है। किसी की एक लाइन मेरे ऊपर इतना प्रभाव डाले, हम इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। हमारी स्थिति तो होनी चाहिए, जिसको जो बोलना है बोल ले, क्योंकि वो दर्द में है ना। दर्द वाला तो दर्द दे बैठता है।
लेकिन उसकी बात का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, मैं दर्द में नहीं जाऊंगा। हाँ, रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे। अगर कोई बात वो कह रहे हैं, हम साइलेंस में बैठते हैं, हम देखते हैं वो जो कह रहे हैं सच है कि नहीं है। अगर हमें लगता है कि कहीं चेंज करने की जरूरत है तो हम चेंज भी कर लेंगे, लेकिन हम दर्द में क्यों जाएं? इसलिए हर रोज एक आदत बनानी है, एक हैबिट, हर रोज। ये एक छोटी छोटी, जैसे हमने वहां प्रोटेक्शन की चीजें करी ना, तो हमने प्रोटेक्शन के लिए आदतें बनाई। मास्क पहनना आदत बनाई, बार बार हाथ धोना आदत बनाई। ऐसी एक आदत बनानी है, रात को सोने से पहले लेट गो, जाने दे। जो दिन भर में हुआ उसको बिंदी लगाए, उसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपने अगर किसी को कुछ गलत बोला है तो ईगो को बीच में नहीं आने दे। अगर लगता है कि उस समय मेरा ध्यान नहीं था, मेरे मुख से किसी को कुछ गलत निकल गया है, फोन करके उनसे बात करके सॉरी बोल दे। हम उनको सॉरी नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली हम ये एहसान अपने पर करते हैं। क्योंकि अगर मैंने किसी को दुख दिया है, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला है जिसके कारण कोई आत्मा दुखी है, तो उसका व्यर्थ चलता है, और उसके व्यर्थ का जो वाइब्रेशन है वो मुझे पहुंचता है, और उसका वाइब्रेशन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं करने देगा। मुझे नींद ही नहीं आएगी, मुझे बेचैनी होगी, खालीपन होगा, अकेलापन महसूस होगा। हमारे आसपास आत्माएं हमारे से संतुष्ट होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेरे बारे में व्यर्थ सोच रही हैं, पर चिंतन कर रही हैं। हमारा क्यों ऐसे रिश्ते हों? क्योंकि उनका वाइब्रेशन मुझे खाली कर देगा। इसलिए अगर लगता है, और ये रोज रोज करना है, इसको बहुत पकड़ना नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कभी कभी तो साल बीत जाते हैं। इतने साल हो जाते हैं कि वो जख्म इतना गहरा हो जाता है कि फिर उसको कहते हैं पास्ट भूलता ही नहीं है, हील करना चाहते हैं तो भी हील नहीं होता। डेली लेवल पर करते हैं ना, जैसे कोई दाग लगता भी है, आज आपकी शर्ट पर दाग लगा, आप तुरंत धो लेते हो, तुरंत धो लेते हो, वो फटाफट निकल जाता है। अब आप उस दाग को छोड़ दो, 1 दिन छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, वो दाग कितना गहरा हो जाता है। फिर उस दाग को निकालने में बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट है। ये भी आत्मा के ऊपर दाग पड़ते जाते, जितना आत्मा के ऊपर दाग पड़ते जाएंगे, वो बोझ का अनुभव करेगी। ये चेकिंग कर सकते हैं। हम दिन भर में हल्के महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, बहुत जीवन में उमंग उत्साह रहता है, कि बोझ महसूस करते हैं। अगर हम बोझ महसूस करते हैं, माना दाग है। इसलिए ईगो को बीच में नहीं आने देना। ईगो पता है कैसे बीच में आती है? मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती थी ना उनकी, उन्होंने ऐसा किया तो ही तो मैंने ऐसा बोला ना। अब मैं सॉरी बोलूंगा तो वो मेरा फायदा उठा लेंगे। नहीं, हम किसी को कुछ कहते हैं, कहने में बुराई नहीं है। आप किसी को शिक्षा दे रहे हो, कोई खर्चा नहीं है, शिक्षा भी दे सकते हैं, करेक्शन भी दे सकते हैं। पर हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें फील होता है शायद हमारा कहने का तरीका ठीक नहीं था। हम ये बात सभ्यता से कह सकते थे, डिग्निटी से कह सकते थे, किसी को और रिस्पेक्ट भी दे सकते थे। हमें अगर फील होता है कहीं पर भी मुझे मेरी भूल फील होती है, हाँ, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, कभी हमें किसी को करेक्शन देनी पड़ती है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। पर कभी भी किसी को कोई हम बात कहते हैं, उसको दुख महसूस नहीं हो, हम देखें वो स्टेबल है, सुनने की स्थिति में है, फिर बहुत आराम से, बहुत प्यार से, क्षमा भाव से, हमारी भावना उसके प्रति बहुत अच्छी हो। 1-2 लाइन में अगर हमने किसी को करेक्शन दी, तो सब बदलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी को बहुत उसकी पहले स्वमान बढ़ाओ। स्वमान कैसे बढ़ाते हैं? जब हम उसको उसकी विशेषताओं के बारे में याद दिलाते हैं, जब हम उसको उसकी स्पेशलिटीज के बारे में रिमाइंड कराते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम धीरे से उसको कहते हैं, पर अगर आप ये भी ठीक कर लेना, फिर तो आप परफेक्ट ही बन जाएंगे। बस ये छोटी सी बात है जिसके कारण ऐसे ऐसे हो जाता है। तो करेक्शन देना गलत नहीं है, लेकिन तरीका, अगर करेक्शन ठीक है, भावना ठीक नहीं है, तो कभी भी उस करेक्शन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो कहने का भाव है कि अगर हमने किसी को दुख दिया है, तो कोई उसमें, हमारी तो जो दादी थी प्रकाश मणि बहुत सुंदर कहती थी। दादी को जब पता चलता था ना कि दादी से, दादी माने एल्डर सिस्टर, दादी को पता चलता था कि कोई दादी से थोड़ा अपसेट है, नाराज है, तो दादी कहती थी बुलाओ उसको, बुलाओ, मैं उसको सॉरी बोलती हूँ। तो कोई कह भी देता था, दादी आप इतना जल्दी सॉरी क्यों बोलते हो, उनकी गलती थी, आपने तो इतने प्यार से समझाया। तो दादी कहती थी, सॉरी बोलने से
मेरी साड़ी मैली नहीं होती है, लेकिन अगर सॉरी बोलने से उसका मन हल्का हो जाता है, मेरा मन हल्का हो जाता है, तो इसमें क्या नुकसान है? रिश्तों में मधुरता रहनी चाहिए, हार्मनी। और बहुत सुंदर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सुंदर। दादी कहती थी, एक ने हार मानी, हो गई हारमोनी। लेकिन अगर हम जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं मैं ही राइट हूँ, आप रॉन्ग है, तो फिर वो रिश्तों के अंदर कड़वाहट पैदा कर देता है। तो इसलिए हमारे से भूल हो जाए तो हम अपोलोजाइज कर ले, किसी से भूल हो जाए, वो उन्हों के अंदर अगर ताकत नहीं है अपोलोजाइज करने की, सॉरी कहने की, कोई बात नहीं। हम अंदर में समझते हैं कि वो आत्मा कमजोर है, हमें उससे अपेक्षा नहीं रखनी। जैसे कोई शरीर से कमजोर होता है ना, फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं ना कई लोग, तो अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, विकलांग है, हमें थोड़ी ना उससे कोई अपेक्षा होती है। हम थोड़ी ना ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आपको चलना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। हमें तो उसके ऊपर रहम आता है, हम उसको सब कुछ करके देते हैं। हम उसको नहलाएंगे भी, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी। उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी हमें रहम आता है, नहीं नहीं ये फिजिकली हैंडीकैप है। ऐसी आत्मा इमोशनली हैंडीकैप्ड है, बेचारी मन से बहुत कमजोर है। हमें किसी की कहानी नहीं पता होती, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसके परिवार में क्या हो रहा है। किसके परिवार में कोई एक डिप्रेशन में होगा, उसका प्रभाव घर वालों पे सब पे पड़ता है, उसको कोई चिंता होगी, उसको कोई भय होगा। बेचारा मन से कमजोर है, इसलिए तो दर्द दिया ना। आपने कभी भी किसी खुश व्यक्ति को किसी को दर्द देते देखा है? कोई नहीं सकता है। अगर कोई खुश है तो वो खुशी बांटता है, जिसके पास जो है वो वही तो रेडिएट करता है ना। लेकिन अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई कंपैरिजन कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, अपने को याद दिलाओ ये बीमार है। तन से बीमार नहीं है, लेकिन ये मन से बीमार है। इसलिए मुझे इन पर रहम करना है। मुझे इनसे क्या अपेक्षा है? मुझे इनसे कोई अपेक्षा नहीं। मैं तो दाता की बच्ची देने वाली हूँ, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे ईंट मारी, मैं कोई पत्थर से जवाब देने वाली नहीं हूँ। मेरा तो संस्कार है प्यार से बात करना। कोई कैसे भी मेरे से बात करे, मेरा संस्कार है प्यार से बात करना। मैं थोड़ी ना अपना संस्कार इनके लिए छोड़ूंगी, क्योंकि जो मेरा संस्कार है उसकी मदद मुझे मिलती है, उसका सुख मुझे मिलता है। तो इसलिए कुछ जीवन की धारणाएं हम पक्की कर दें। दूसरों का क्या रोल है, हम वो चेंज नहीं कर सकते। हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। हम बैठ बैठ करके ये स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे कि आपको ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं। हमें अटेंशन अपने पार्ट के ऊपर लेकर आना। जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा में सब एक्टर्स होते हैं, सब अपना पार्ट बजाते हैं, लेकिन हर एक्टर का फोकस अपने पार्ट पर होता है। अगर वो अपनी लाइंस छोड़ करके दूसरे की लाइंस के बारे में सोचना शुरू कर दे, वो अपना पार्ट अच्छा नहीं बजा पाएंगे। अगर उसको लगता भी है कि दूसरा अपनी लाइंस भूल गया है, तो वो हल्का सा इशारा देता है, प्रॉम्प्ट करता है। और नहीं तो अपना पार्ट इतने अच्छे से बजाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये अपनी लाइंस भूल गया है। ऐसे हमें रुक रख कर एक एक को उसकी लाइंस नहीं याद दिलानी है, इससे हमारा रोल खराब हो जाता है। हम एक्टर हैं, वर्ल्ड स्टेज है, मुझे मेरा पार्ट ठीक बजाना, क्योंकि मेरे सोच से मेरा कर्म होगा और मेरे कर्म से मेरी तकदीर होगी। अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो उससे उसकी तकदीर बनती है, उससे मेरी तकदीर को कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी हम कभी कभी जज बन जाते हैं, जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। हमें जजमेंट देने की कहाँ जरूरत है। बहुत सुंदर एक बार बुद्धा ने ये बात कही थी जो मुझे याद रहती है, कि जब कोई गुस्सा करता है ना, या कुछ भी गलत करता है, जैसे गुस्सा ही किया, तो ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा करेगा तो उसको सजा मिलेगी। नहीं, गुस्सा करना ही अपने आप में सजा है। ठीक है, मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे फिर कभी उसकी सजा मिलेगी नहीं। गुस्सा करना ही अपने आप में सजा है, क्योंकि आपको गरम कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है, पहले हाथ किसका चलेगा? गरम कोयला किसी पर फेंकना है तो पहले तो हाथ मेरा चलेगा ना। यहाँ गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, तो नुकसान पहले मेरा होता है। उनके पास तो फिर ऑप्शन है, अगर वो बहुत उनकी मनोस्थिति शक्तिशाली हुई
वो तो 1 मिनट में उससे किनारा कर जाएंगे, कहेंगे थोड़ी देर बोलेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे, शाम तक ठीक हो जाएंगे। वो उस चीज को स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए मुझे अपना ध्यान देना है। तो सेकंड चीज, रात को सोने से पहले थोड़ा सा समय निकालें। बीती सो बिंदी, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया उसको फुल स्टॉप। जैसे कोई जख्म होता है ना, पास्ट का कोई जख्म है, कहते कैसे हील करे, कैसे? फिजिकल लेवल पर भी कोई चोट लगती है, कैसे हील करेंगे? आपका बार बार चोट पर हाथ जाता है, पर घर के जो बड़े होंगे ना, वो बार बार एक ही चीज कहेंगे, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, जख्म पर हाथ नहीं लगाओ। उनको पता है कि अगर जख्म को टच नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो जख्म अपने आप हील हो जाएगा, लेकिन टच करेंगे तो वो बढ़ेगा। ऐसे ही कोई बात है पास्ट में, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने हमारे साथ कुछ किया था, कुछ भी है, पास्ट है ना वो। अब उसको बार बार बैठकर टच नहीं करो, उसका चिंतन नहीं करो, वो बढ़ता है। उससे सीखने की कोशिश करो। हर सीन लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आती। मैंने उस सीन से क्या सीखा, मुझे कहाँ चेंज होना है, मुझे ये सीन क्या पाठ पढ़ा के गई। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बहुत जल्दी जल्दी मन में फुल स्टॉप लगाएंगे तो प्रेजेंट में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं या थोड़ी उम्र होगी, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता है, सुनते हैं फिर भूल जाता है। उनको ये भी याद नहीं रहता घर की चाबी कहाँ रखी है, हमने चश्मा कहाँ रखा है, याद नहीं रहता है। पर उनसे अगर पूछो 20 साल पुरानी कोई बात, 10 साल पुरानी कोई बात, तो वो आपको फटाफट सुना देंगे। इसने मुझे ऐसे उस दिन इस स्थान पर ये बोला था। अगर पीछे का इतना याद है तो मेमोरी स्पेस तो फुल है। तो फुल है तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहेंगे, प्रेजेंट की बातें कैसे याद रहेंगी, प्रेजेंट में गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो जीवन पास्ट में रहने के लिए थोड़ी ना होता है। खत्म, बीता सो फुल स्टॉप। सिखाने आया था, मैंने बहुत पाठ पढ़े, इससे मैंने सीखा, इसने ही तो मुझे अनुभवी बनाया, इसने ही तो मुझे शक्तिशाली बनाया। बस शक्तिशाली बन करके आगे। पूरा अटेंशन मेरा प्रेजेंट में होना चाहिए कि प्रेजेंट में कोई सीन आती है तो मैं अपना पार्ट इसमें बहुत अच्छे से बजा सकूं। तो ये एक आदत, रात को सोने से पहले बैठे, साइलेंस में अपने दिन को रिफ्लेक्ट किया, चेकिंग किया, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया और मैंने किसी से दुख लिया तो नहीं, और उस दिन का अकाउंट पूरा करके ही सोना है। जैसे वो दुकानदार होते हैं ना, तो कभी कभी दुकान बाहर बंद हो जाती है क्योंकि समय हो गया है, लेकिन शटर बंद होने के बाद भी अंदर वो बही खाते देख रहे होते हैं, और बही खातों में क्या देख रहे होते हैं कि आज के दिन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और फिर उनको वो जब प्रॉफिट होता है तो कैसी एक खुशी रहती है। तो रात को सोने से पहले अपने कर्मों का भी थोड़ा सा देख लेना, आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो अंदर में खुशी रहेंगे, फिर बहुत दुख, उदासी, निराशा, ये सब नेचुरल नहीं है, ये हमारे शब्द भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए जितना बीता है उसको बिंदी लगाकर वर्तमान में हमें जीवन बिताना है, तो हमारा भविष्य अपने आप ठीक होता चला जाता है। तीसरी बात, जो हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। देखो, जैसे ही कोई बीमार होता है तो डॉक्टर दवाई भी देता है और फिर उसके साथ कहता है आपको अपनी डाइट चेंज करनी है। हम भी कभी बीमारी में डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम पहले पूछते हैं खाने पीने में किस चीज का ध्यान रखना है, पूछते हैं ना। ऐसे ही ये मन का जो भोजन है, मन में जो विचार चलते हैं, उसका आधार है कि हम मन को कैसा भोजन खिलाते हैं। अब मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं, बाहर से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो मन का भोजन है। अगर मन बहुत कमजोर है
जैसे अगर तन बहुत कमजोर होता है तो डॉक्टर कैसी डाइट पे डाल देता है। बहुत बुखार हो, कुछ अनुभव है ना, कहेंगे इनको थोड़ा समय खिचड़ी दो, वो भी नहीं खाया जाता है तो ग्लूकोज आदि की बोतल चढ़ा देते हैं कि सीधा एनर्जी ब्लड में जाए। अब हमें देखना है कि हम कितना कमजोर है। क्यों? जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें आजकल मिल रही है न्यूज चैनल आदि से, बहुत ज्यादा लॉकडाउन में लोगों ने न्यूज देखना शुरू किया। फिर हम ही इतना इतना देख करके कहते हैं ये क्या दिखा रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारा दिन कितना नेगेटिव दिखाते हैं। वो तो दिखा रहे हैं, हम इतना क्यों देख रहे हैं? उनका तो प्रोफेशन है। आज अगर वो ये ना दिखाएं तो हम कैसे अवेयर होंगे? देखो उनका भी एक, वो ना दिखाते ना तो शायद हम लोग इतना उस चीज को समझ भी नहीं पाते। आज उन्होंने हमें बताया किस किस लेवल पर हमें प्रिकॉशन लेनी है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ अवेयर होना है। कितनी सारी अवेयरनेस उसके कारण आई। पहले के समय में जब पैंडेमिक होते थे, क्योंकि कोई मीडिया का सपोर्ट नहीं था तो बीमारी और तेजी से फैलती थी, क्योंकि हर एक को पता ही नहीं चलता था कि किस प्रकार से अपने को प्रोटेक्ट करना है। तो मीडिया ने तो अपना रोल प्ले किया। मीडिया ने तो हमें बताया, अवेयर किया कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि मीडिया भी अभी 24/7 हो गए न्यूज चैनल, तो उन्हों को भी सारा दिन दिखाने के लिए फिर वही वही बात बार बार हम देखते गए, सुनते गए। अब जो हम देखते सुनते हैं, जो भी कंटेंट हम अंदर लेते हैं, वो हम क्रिएट करते हैं और वो हमारा कैरेक्टर बनने लगता है। जो इंफॉर्मेशन हमने अंदर ली, उसका चिंतन चलने लगता है। जो चिंतन चलता है वो हमारा चरित्र बनने लगता है। अब वंडरफुल बात ये थी देखने वाली, उसी न्यूज को देख करके अलग अलग प्रकार के लोगों के रिएक्शन हुए। इंफॉर्मेशन सेम थी। किसी ने देखा इतना सब कुछ हो रहा है तो उसके अंदर बहुत रहम की भावना जागृत हुई। उसने कहा बेचारे लोग कितना दर्द से गुजर रहे हैं। तो आपने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत मदद करने के लिए सामने आए। जब माइग्रेंट्स आदि को इधर उधर जाने में बहुत मुश्किल थी, किसी ने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, किसी ने खाना अरेंज किया, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मना उसका आयोजन किया, किसी ने ऑक्सीजन लंगर लगाए। बहुत लोगों का बेस्ट देखने में आया। कैसे लोगों ने कितनों की मदद करी। एक कितनी अंदर में काइंडनेस है, कंपैशन है, हम एक परिवार है। एक जो अंदर में लोगों को मदद करने की भावना थी वो देखने में आई। वहीं पर हमने दूसरे उस प्रकार के भी लोग देखे जिन्होंने जब देखा अच्छा लोग बहुत दर्द में हैं, तो उन्होंने लोगों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। लोगों के डर का और दर्द का फायदा उठाया। वही दवाई जो इतने की थी उसको डबल ट्रिपल रेट में बेचना शुरू किया। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। कई जगहों पर करप्शन शुरू हो गया। कुछ ऐसे लोग थे जो मदद कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो फायदा उठा रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो ये सब कुछ देख करके केवल गुस्सा क्रिएट कर रहे थे। कर कुछ नहीं रहे थे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। बस घर में बैठकर रोज न्यूज देखकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बस पूरी सिचुएशन का भी पता नहीं है। लेकिन बस इच्छा है, अपेक्षा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हमारे लेवल पर हम कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे, पर आर्म चेयर एंकर बस बैठे और गुस्सा और गुस्सा। पहले ही वायुमंडल में इतना दर्द है, हम प्यार कंट्रीब्यूट करने की जगह, सपोर्ट कंट्रीब्यूट करने की जगह और नेगेटिविटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे कि वो देखते जा रहे थे, उनके जीवन में कुछ था भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन देख देख करके ही इतना भय कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ ना हो जाए। इतना भय था कि उनके साथ कुछ हो भी नहीं रहा था, लेकिन तो भी उनको रात को नींद नहीं आ रही थी। दूध वाला दूध देने आए तो सोच रहे हैं मुझे कुछ ना हो जाए। थोड़ा सा किसी से मिल रहे हैं तो अंदर डर डर डर। अब आप सोचो ऐसा जीवन कैसा होगा कि हर समय डर डर, प्रिकॉशन लेना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, और पैनिक और फियर। तो वही इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हर एक का रिएक्शन अलग अलग था, क्योंकि हर एक की ताकत अलग अलग थी। कई लोग ऐसे में मिलते हैं कुछ भी खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है।
बोलते हैं ना आपको, कहते हैं इनको पत्थर भी खिला दो ना तो भी इनको डाइजेस्ट हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कहते नहीं हमें नहीं सब चलता है, हम तो यही खाएंगे, यही हमारी हेल्थ को सूट करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक है। अपने को परखना है, ऐसे अपने मन को देखो, मेरी ताकत कितनी है। अगर ये सब देख करके मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्यों हम ये सब कुछ देख रहे हैं, क्यों हम इस प्रकार की न्यूज सुन रहे हैं जिसके कारण मन में डर और पैदा हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या करना है। जैसे बुफे लगा होता है खाने का, कहीं होते हैं बुफे लगा है, शादी में गए हैं, सब खाना है, सब खाना है, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है, टेस्टी है, फ्री है। लेकिन कई इंटेलिजेंट होते हैं, कहते नहीं, वही खाना है जो मुझे सूट करेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लेवल पर भी आपको देखना है। अगर लगता है कि मुझे अवेयरनेस चाहिए, तो 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, बस इतने में भी हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है। अभी तो ऐसा हो गया है कि हम नहीं भी देखते तो भी पता चल जाता है क्या हो रहा है, क्योंकि बातें ही वही है। क्योंकि एक बार यहाँ पर देख लिया, कोई भी चीज सुन ली, पढ़ ली, वो मन से डिलीट नहीं होती है। फिर समय के साथ साथ वो नीचे तो चली जाती है और नई इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में रहती है, पर वो डिलीट नहीं होती है। फिर वो स्वप्न के रूप में भी आने लग जाती है। तो ऐसा कचरा हमें अपने मन में नहीं भरना है। मन मंदिर की तरह है, इसका बहुत बहुत कॉन्शियसली ध्यान देना है। आजकल एक और चीज थी, पैंडेमिक के कारण सब घर के अंदर बैठे थे और कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो टीवी बहुत देखा। और टीवी भी ऐसा देखा कि पहले तो क्या होता था, हफ्ते में एक फिल्म आती थी, कोई सीरियल हम देखते थे, अगला एपिसोड अगले हफ्ते आता था, फिर अगले दिन आता था। अब ऐसा होने लगा कि किसी ने कुछ देखना शुरू किया तो उसको तो अगले दिन की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे मीडियम सोशल मीडिया आदि आ गई है कि एक एक रात में ही वो 15-20 एपिसोड देखते हैं, जिसमें भय है, चिंता है, हॉरर शो है। कैसे हमारी मन की स्थिति हो जाएंगी। और फिर उसको नाम दे दिया बिंज वॉचिंग, कंज्यूम किए जा रहे, कंज्यूम। आप सोचो, कोई खाता रहे खाता रहे खाता रहे, अच्छा भी खा रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है, खाता रहे खाता रहे। तो प्रपोर्शन की कोई अच्छी चीज भी है, पानी अच्छा भी है, तो भी कहते हैं ना इतनी ही क्वांटिटी। ऐसे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन तो भी ज्यादा ले लेंगे तो स्पिरिचुअल इंडाइजेशन हो जाएगा। तीसरी चीज जिसका ध्यान देना है कि अब वो वाला कंटेंट कम करना है और 30 मिनट्स ये करना है। अगर हम सिर्फ सुनेंगे तो कोई चेंज आता ही नहीं है, लेकिन कुछ हैबिट्स अपने जीवन में डालने से हम परिवर्तन महसूस करेंगे। 30 मिनट्स, दिन में 30 मिनट्स मुझे अपने लिए निकालने ही है और कुछ अच्छा देखना है। अच्छा, ऐसा भोजन खाना है कि मेरी मनोस्थिति बहुत ऊंची हो जाए। ऐसा देखना है, ऐसा सुनना है कि मन में अपने आप अच्छे विचार चलने लग जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। तो 3 चीजें करेंगे। पहला, परिस्थिति को ब्लेम नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये चैलेंज क्यों आया, जिस पर कंट्रोल नहीं है, एक्सेप्ट करें, मुझे क्या करना है। परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्वस्थिति का ध्यान रखना है। दूसरा, दूसरे लोग भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बेचारे कमजोर हैं, उन पर रहम करना है, न दुख देना है, न दुख लेना है। रात को सोने से पहले लेट गो, प्रीति सुबिंदी, फुल स्टॉप। आज का दिन पूरा क्लीन होकर परमात्मा की याद में प्यार से सो जाना है। और तीसरा, वो वाली इंफॉर्मेशन कम करनी है जिसके कारण मन में गलत चल रहा है, लेकिन वो वाली इंफॉर्मेशन लेना शुरू करना है जिससे मन में श्रेष्ठ संकल्प चलने लगे। जो एक बात हमेशा याद रहती है, शिवानी बहन ने एक बार सुनाया था कि कईयों ने आकर के उनको कहा होगा, अपना अवेकनिंग का जो प्रोग्राम आता था वो केवल 25 मिनट्स का आता था एपिसोड, नया नया जब शुरू हुआ था। और बहुतों ने आकर कहा, दीदी 25 मिनट्स का एपिसोड देखने से हमारा डिप्रेशन ठीक हो गया। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि अगर 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया डिप्रेशन ठीक कर सकता है, तो घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया
डिप्रेशन क्रिएट भी कर सकता है। अच्छा देखने सुनने से अगर मनोस्थिति ठीक हो सकती है, तो घंटा-घंटा गलत सुनने से वही डिप्रेशन, वही सुसाइडल थॉट्स, वो कहीं न कहीं हमारी भी तो कमी है ना, कि हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। बदलते समय में वो चीज़, समय तो बदलता है, बदलता ही रहेगा। आगे अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो भी सीन है, गीता में हम पढ़ते लिखते भी थे ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। लेकिन वो सब अच्छा तभी लगेगा जब हम अंदर से अच्छे होंगे, हम अंदर से ठीक होंगे। हम जब बाहर सब नॉर्मल होगा तो हम भी नॉर्मल होंगे, तो ही हम उस नॉर्मल दुनिया का सुख ले पाएँगे। तो अभी 2 मिनट के लिए पहले हम साइलेंस लेंगे, फिर अगर दीदी कोई क्वेश्चन्स हैं तो हम ले सकते हैं। या पहले क्वेश्चन्स लेने हैं कि पहले साइलेंस लेना है? कैसे करना है? पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन से एंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, ठीक। जो क्वेश्चन्स हैं पहले लेके फिर हम साइलेंस से एंड करेंगे। जी। ठीक। तो वैसे तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे और आपने भी बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लेन किया कि कैसे समय अनुसार हम जो भी अचानक शरीर छोड़ रहे हैं उनको भी हम कैसे उनको सी ऑफ करें, कैसे प्यार से उनको विदाई दें, जाने के बाद भी उनसे कैसे कनेक्ट कर सके। और विशेष 3 बातें आखिरी में बताई कि परिस्थिति को ब्लेम नहीं करना है और ना ही लोगों को ब्लेम करना है, और साथ-साथ कंटेंट पर ध्यान देना है। ज़ूम में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपने ऑलरेडी सेशन में दे दिए हैं। एक सवाल जो है, जो थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा था कि अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, काफ़ी लोगों के जैसे फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी इफ़ेक्ट हुआ, कईयों की जॉब चली गई, कहीं पर फाइनेंस के क्षेत्र में, बिज़नेस में काफ़ी घाटा पड़ा, और साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हम फ्यूचर को लेके थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, हम क्या कर पाएँगे, कैसे अपने एग्ज़िस्टेंस को कैसे बनाए रखें। तो उस सिचुएशन में हम अपनी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं? फ्यूचर के बारे में हम प्लान कर सकते हैं और प्लान करना चाहिए। लेकिन कभी भी फ्यूचर की प्लानिंग से बहुत अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्लान कर रहे हैं वैसा ही होगा। इसमें भी बहुत शक्तिशाली मन चाहिए। भविष्य की प्लान करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन जो प्लान है वो कई बार हम मन की स्क्रीन पर पहले से ही देख लेते हैं। हुआ नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन मन की स्क्रीन पर देखने से उससे इतना अटैच हो जाते हैं और अंदर में डरते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, और किसी कारण जब वो नहीं होता है तो बहुत दुःख का महसूस करते हैं। इसलिए भविष्य के प्रति थोड़ा-सा ओपन रहना चाहिए। प्लान बनाओ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण जो अभी मेरे मन में आता है कि एक ओलंपिक चैंपियन, एक स्विमर माइकल फेल्प्स करके, जिसने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लिए हैं। तो उन्हों के बारे में जो उनके कोच थे वो सुनाते थे। कहा कि इन्होंने इतने ओलंपिक मेडल्स इसलिए जीतते हैं क्योंकि इन्हों की मनोस्थिति, मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अलग है। कहा अंदर में वो सब विजुअलाइज़ कर लेते हैं। कितनी बार अपने को वो 8 या 9 सेकंड की रेस होती है स्विमिंग, सिर्फ 8 या 9 सेकंड की मुश्किल से, जिसके लिए वो कितने साल-साल प्रैक्टिस करते हैं। और कितनी बार मन में विजुअलाइज़ कर लेते हैं अपने को स्विम करते हुए। कितनी बार ये भी देख लेते हैं कि उसमें मेरी जीत हुई। और बहुत सुंदर बात उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ इतना ही विजुअलाइज़ नहीं करते हैं कि मैं रेस कर रहा हूँ और मैंने ओलंपिक मेडल जीता। कहा वो उसमें आने वाले सब चैलेंजेस को भी विजुअलाइज़ कर लेते हैं कि उस 8 सेकंड के अंदर क्या चैलेंज आ सकता है। मेरी स्विमिंग कैप उतर सकती है, मेरा गॉगल उतर सकता है, कुछ भी जो भी उन्हों के 8 सेकंड्स के अंदर है ये जो चैलेंजेस हैं, वो भी विजुअलाइज़ कर लेते हैं और उसमें अपना रिस्पॉन्स भी विजुअलाइज़ कर लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है। कहा उनका मन इतना तैयार होता है कि जब वो चैलेंज आता है, तो उनके मन को ऑटो रिस्पॉन्स पता ही होता है कि अब मुझे ऐसा करना है, जिसके कारण ही उन्हों को इतनी जीत प्राप्त हुई है
क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके सामने कोई चैलेंज नहीं आता है या कोई सिचुएशन नहीं आती या उनके साथ ऊपर नीचे नहीं होता। तो ऐसे हम भी भविष्य के लिए हमने प्लान किया। अब उस प्लान में क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आप देख लें और वो चैलेंजेस को कैसे फेस करना है वो भी देख लें। हम एग्ज़ाम दे पाते तो भी ठीक था। हम नहीं दे पाए तो अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, उसमें हमारा क्या बेनिफिट है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल, अपने को जल्दी-जल्दी फ्लेक्सिबल करके जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। जो नहीं हो सकता है उस पर चिंतन करने से अपनी ताकत को वेस्ट नहीं करें। बाकी भविष्य की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि भविष्य आज से बनता है। जो हमारा आज है, अगर हमारा आज ठीक है, तो हमारा कल भी ठीक ही होगा। तो हम कल को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, कल के लिए प्लान कर सकते हैं, कल के लिए अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रोल आज ठीक बजाना। आज ठीक होंगे तो हमारा कल भी ज़रूर ठीक होगा। बाकी जो भी चैलेंजेस आपको लगता है आ सकते हैं, उनको एक बार विजुअलाइज़ करें, अपने रिस्पॉन्स को विजुअलाइज़ करें और अपने को उस चीज़ के लिए रेडी रखें, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। जी दीदी, बहुत सुंदर रीति से आपने बताया कि हम अपने फ्यूचर के प्लान को कैसे बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। और मैं समझती हूँ सबको समझ में आया भी होगा। लेकिन कई बार मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगी, कई बार हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस आते हैं, इधर फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, फैमिली में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं और भी कई सारे सिचुएशन एक साथ आ जाते हैं। तो उससे मन में जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। उस समय हमारे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि हम प्रॉपर्ली प्लान कर सकें। तो उस समय हम अपने आप को क्या अफ़र्मेशंस दें ताकि हम अपने अंदर ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर सकें? इसीलिए ही जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं ना, वो रोज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि उस चैलेंज का हम सामना कर सकें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने तब नहीं किया, जैसे किसी को कहते हैं ना आप एक्सरसाइज़ करो तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर अगर किसी को थोड़ा धक्का लगा या कुछ लगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पर चलो कोई बात नहीं, हमने एक्सरसाइज़ नहीं करी, नहीं करने के कारण हमारे को कोई अ, चैलेंज हुआ, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, अब हीलिंग की ओर जाना। अब अगर मान लो फिजिकल लेवल पर देखो कि किसी ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और उसको फ्रैक्चर हो गया, तो उसको फिर थोड़ा समय सपोर्ट लेना पड़ता है, किसी का हेल्प लेना पड़ता है, चलने के लिए सपोर्ट। वो डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सपोर्ट उसको इंडिपेंडेंट बनाएगा। चाहे वो व्यक्ति का सपोर्ट है, वॉकर का सपोर्ट है, स्टिक का सपोर्ट है, वो सपोर्ट है, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। आपको अगर अपने में लग रहा है कि मुझे ताकत नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, आपके शहर पे बहुत सारे सेंटर्स हैं, हर स्थान पर इतने सेंटर्स और बहनें हैं ही इसलिए कि आप थोड़ा समय उनसे सपोर्ट लें। जो मेडिटेशन कोर्सेज़ रेगुलरली होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। कई बार कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज़ अ क्रच फॉर वीक। लोग समझते हैं नहीं-नहीं हमें नहीं चाहिए, ये तो आध्यात्मिकता कमज़ोरों की बैसाखी है। भले कहते हैं, अगर हमें कमज़ोर महसूस हो रहा है और अगर हमें किसी की हेल्प या सपोर्ट लेनी पड़ रही है, तो इसमें अंदर में कुछ फ़ील नहीं होना चाहिए। हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो ऑलरेडी इस मार्ग पे हैं, वो हमें थोड़ा गाइड कर पाते हैं अच्छे से और फिर धीरे-धीरे जैसे हमने कहा कि हम डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। वो फ्रैक्चर वाला व्यक्ति का, वॉकर का, स्टिक का सहारा इसलिए ले रहा है कि वो एक दिन इंडिपेंडेंट होकर अपने पैरों पर चलने लगेगा। तो हम भी अगर थोड़ा जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पर है उनका सहारा लेंगे, तो हम भी एक दिन इतने ठीक हो जाएँगे कि फिर हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम औरों को सहारा दे पाएँगे। बाकी मुझे विश्वास है कि भले बाहर कुछ भी अगर ठीक नहीं है, आप ठीक हो गए ना, तो आप बाहर सब कुछ ठीक कर लेंगे। बाहर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ठीक तो मुझे करना है ना, हर चीज़ को, फाइनेंसेस को, रिश्तों को मुझे ठीक करना है ना, तो मुझे ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ठीक होऊँगा, तो मेरा वाइब्रेशन और एनर्जी बाहर भी सब कुछ ठीक कर देगा। जी दीदी, बहुत सुंदर रीति से आपने एक्सप्लेन किया और मैं समझती हूँ जिन्होंने पूछा है उनको भी अपना जवाब मिल गया होगा। और एक आखिरी में एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगी कि कहीं ने लिखा है आपने भी बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कि जैसे हम
हम अगर किसी के प्रति हमने कुछ गलती की है तो हमें माफ़ी माँग लेना चाहिए। हमारे प्रति अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हम उनको माफ़ी दे देना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलती के लिए सामने वाले से बार-बार माफ़ी माँगते हैं, लेकिन सामने वाले उसको माफ़ी देना नहीं चाहते हैं, फिर भी रिजिड होकर रहते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है थोड़ा उस समय। तो उस समय जी, हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हम वही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। जब हम किसी से अपोलोजाइज़ करते हैं, तो हम एक दरवाज़ा खोलते हैं कि देखो, अब मैंने अपने मन में आपके लिए कुछ पकड़ कर के नहीं रखा है, मेरी तरफ से क्लीन। लेकिन फिर अगर वो उस समय एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कमज़ोर हैं और उन्होंने उस बात को बहुत पकड़ कर के एक जख्म क्रिएट कर लिया है। अब हमें उनको हील होने के लिए टाइम देना पड़ेगा और हमें उनकी हीलिंग में मदद भी करनी है। अब हम उनकी हीलिंग में कैसे मदद करते हैं? हम एक बार तो कैसे भी करके उनको कन्वे करते हैं कि मेरे मन में अब कुछ नहीं है और अब मेरे मन में उठने वाला हर संकल्प उनके लिए बहुत एलिवेटेड, श्रेष्ठ होता है। तो मेरा संकल्प का जो वाइब्रेशन है वो धीरे-धीरे उनको ठीक कर देगा। उसमें 1 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन हमने सही कर्म किया और वो भी तुरंत ठीक हो जाएँ ये ज़रूरी नहीं है। आज हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमको ज्ञान सुनते हुए कोई चीज़ ठीक लगती है, हम वो कदम उठाते हैं, तो कम से कम हम तो रिलीज़ हो गए ना दर्द से, जी। हमारा तो फ़ायदा हो गया ना, हमने तो गलत सोचना बंद किया, हमारा जख्म तो हील हो गया। अब हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा कि उनका भी जख्म हील हो जाएगा और ही हम उनको सपोर्ट करेंगे उनकी हीलिंग के अंदर। हम नाराज़ नहीं हो उनसे, कि देखो मैंने सॉरी बोला तो भी आप ठीक नहीं हो रहे, मैंने इतनी बार सॉरी बोला नहीं वो कमज़ोर है, हम नाराज़ नहीं हो। हम नाराज़ हो जाते हैं तो हम उनके जख्म को बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप खुद ही सोचो, जैसे एक ऑफ़िस में भी है, किसी के साथ थोड़ा संबंध ठीक नहीं है, आज आप जाते हो, आप उसको स्माइल देते हो, बोलते भी कुछ नहीं, स्माइल करते हो, एक अच्छा-सा संकल्प क्रिएट करते हो कि देखो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तो वो आपको नहीं स्माइल देता है, वो बहुत स्टर्नली आपको देखता है, वो कहता है मुझे नहीं आपसे दोस्ती करनी। फिर आप अगले दिन आते हो, फिर आप स्माइल करते हो, फिर आप कहते हो आई एम सॉरी देखो छोड़ो ना बीती मन में, बोलते भी नहीं हो। फिर वो स्टर्नली कितने दिन? कितने दिन? आखिर तो जो लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो कहते हैं ना किसी हथौड़े पे तो दीवार टूट ही जाती है, ठीक है? पहले पे नहीं टूटेंगी, पर आखिर तो हर एक को प्यार अच्छा लगता है। आपका वाइब्रेशन पहुँचते-पहुँचते वो पिघल ही जाएगा। इसलिए कहते हैं प्यार पत्थर को भी पिघाल देता है। ये कहावतें बनी क्यों हैं? कि पत्थर है, एकदम नहीं पिघल रहा है। आप डोज़ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, आज नहीं तो कल उसने पिघल ही जाना है। केवल वो जख्म को हील होने में कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। जी, दीदी, बहुत सुंदर। आपने सही कहा कि हम अगर उनसे माफ़ी माँगने के साथ-साथ सद्भावनाएँ रखें और थोड़ा धीरज रखें, तो समय अनुसार सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाता है, एक ना एक दिन। हमारी माफ़ी भी स्वीकार हो जाती है और हमारे अंदर फिर से वो प्यार भरा रिलेशन फिर से डेवलप हो जाता है। तो जी, थैंक यू दीदी। और भी कुछ सारे सवाल थे जो कि ईश्वर के रिलेटेड थे, तो कल हमारा सत्र है, मेरे जीवन में ईश्वर की भूमिका क्या है? तो उसमें ज़रूर आपके सवाल भी सॉल्व हो जाएँगे। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, अब हमको दीदी बहुत ही सुंदर एक मेडिटेटिव जर्नी में लेकर चलेंगे और हम सभी अ, मन को एकाग्र करके बैठें और इस यात्रा का आनंद लें। ऑप्शन अभी कुछ पलों के लिए जैसे दीदी ने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इस समय ही हमारे अंदर ताकत भरेगा, तो कंफर्टेबल होकर बैठ जाएँ। कुछ पलों के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। म्यूज़िक की वॉल्यूम थोड़ी कम करेंगे। अपने को एक संकल्प दें
परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर से आती है। परिस्थिति के बारे में चिंतन करते करते मेरी शक्ति है ना कम हो जाती है। इसलिए अपना ध्यान परिस्थिति से हटाकर वह स्थिति पर लेकर आए, जैसे उस परिस्थिति का सामना करना है, क्या सोचना है, अपने को याद दिलाए मैं कमजोर नहीं, शक्तिशाली हूँ। पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई बनाकर, रुई बनाकर फूंक मारने वाली हूँ। मैं परिस्थितियों से डरने वाली नहीं, निर्भय शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली हूँ। अगर हमारे बीच से कोई गया है, इसने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, आज दिल से उनको उनकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दें। मन की स्क्रीन पर उनको सामने लाएं, प्यार से कहें हम सब ठीक हैं, हम खुश नसीब हैं कि हमने आपके साथ इतना समय बिताया। हम समझते हैं कि आपको इस यात्रा पर आगे जाना ही है। हम प्यार से आपको विदाई देते हैं। आप जहां पर भी हो, खुश रहें, यही हमारी शुभ भावना है। महसूस करें हम ठीक हैं और हमें ठीक रहना है। अपने मन का ध्यान रखना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। हाथ से ही कुछ समय साइलेंस में निकालें और बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएं। अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि हम हर परिस्थिति का स्टेबिलिटी से सामना कर सके। बीती बातों को पकड़ कर रखने से, व्यर्थ सोचने से हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। कल एक दिन अपना ध्यान रखें, अपने संकल्पों का, भावनाओं का, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जब इन चीजों का ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारा मन स्ट्रांग होता जाएगा।
ओम शांति।